नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काला दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। ऐसे में पिछले साल जुलाई में एक ऑर्डिनेंस पास किया था सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि हम हर साल संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, और आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि देश की जनता को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश ने एक बार काला अध्याय भी देखा है, और इसीलिए देश में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक काला दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दिया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनसंघ के कई नेताओं को जेल में डाला गया था। हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि उस वक्त लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, लोगों को जबरदस्ती इमरजेंसी का काला अध्याय झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जमकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस के उस वक्त के सहयोगी दलों पर निशाना साधा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम इस काले अध्याय को देश की जनता को कभी नहीं भूलने देंगे। जो लोग आज संविधान के प्रतियां जेब में लेकर के घूमते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्हीं की सरकार ने इस देश के अंदर इमरजेंसी जैसी व्यवस्था लागू की थी। उस देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके काला अध्याय देश को दिया था। आपको बता दें, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देश की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस की सरकार के समय में देश ने इमरजेंसी देखी है। वो इमरजेंसी जिसमें देश में तानाशाही का माहौल था, वो इमरजेंसी जिसके अंदर लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को जेल के अंदर डाला गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में देश भर के अंदर कार्यक्रम किया और देश की जनता को यह बताया कि किस तरह से इमरजेंसी के समय में देश ने काला अध्याय देखा था। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। इस वक्त सिटी रिपोर्टर में ख़ास खबर है। हमारे पीछे विधानसभा आप देख सकते हैं। इसी विधानसभा में आने के लिए निरंतर विपक्ष सत्तापक्ष प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पहल कर दी है और उसने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को निर्देश दे दिया है कि बूथ पे जाकर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार उत्तर प्रदेश के जो जनहित में योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बताएं, अवगत कराएं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आपके लिए काम कर रही है। आपकी उपलब्धियां ही असल उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ख़ास तौर पे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, समस्त सरकारों की योजनाएं परियोजनाओं के बारे में तमाम कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रीगण को बताया गया है। ख़ास तौर पर वो मंत्री जो ज़िलों के प्रभारी हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि महीने में 2 बार प्रवास पे रहें, जहाँ के वो प्रभारी हैं जिन लोकसभा जिन विधानसभा के, और जाके बताएं कि किन विभागों में किस तरह की योजनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पारित की है, जो डायरेक्ट पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। पब्लिक को अवेयर करें, बताएं कि अगर 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आएगी तो फिर से वही समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं नेताओं की सरकार आएगी, जिसमें पब्लिक को दिक्कत होने वाली। वहीं समाजवादी पार्टी हर उस प्रहार का लगातार जवाब देते हुए नजर आ रही है। कथावाचक को लेकर जिस तरह के उनके बाल के ऊपर प्रहार किया गया और बाल मुड़वाया गया, उन आरोपियों को तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सलाखों के पीछे भेज दिया, मगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी के खिलाफ है। यानी ये स्वर्ण समाज की सरकार है, दलितों की, यादव समाज, मौर्य समाज, तमाम कुर्मी समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज के खिलाफ कार्य कर रही है। इसकी मानसिकता बिगड़ गई है। अब ये सत्तापक्ष और विपक्ष पक्ष पलटवार, हमला, आरोप प्रत्यारोप के बीच में 2027 में किसकी सरकार बनती है, ये तो हमें और आपको भी इंतज़ार है। कैमरा पर्सन के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। मुहर्रम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कहीं न कहीं लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की है और बैठक में हर एक व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी एरिए
चिन्हित किए गए हैं जो अति संवेदनशील हैं। जैसे राजधानी लखनऊ का जो पुराना लखनऊ का एरिया है, तमाम एरिया में पुलिस ने वहां पर पुलिस अधिकारियों ने भ्रमणशीलता के जरिए स्थानों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ लगातार मुहर्रम के दृष्टिगत तमाम चौराहों पर, तमाम जो जगह हैं वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से मॉनिटरिंग की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से आगामी जो पर्व है उसके दृष्टिगत आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे और इसके पहले जो पुलिस अफसर हैं वो लगातार कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने में लगे हैं। और शायद यही वजह है कि लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस हर एक ऐसे क्षेत्रों में जहां अति संवेदनशील एरिया है वहां पर तमाम जो प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ बैठक कर हर एक मसौदे को कहीं ना कहीं वहां पर मूर्त रूप देने की बात कही गई है। साथ ही साथ लगातार कहीं ना कहीं सतर्कता दृष्टि बनाए रखने के लिए जो तमाम कार्ययोजना है सुरक्षा संबंधी उनको मजबूत किया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि लगातार जिस तरह से पर्व के दृष्टिगत अमूमन देखा गया है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तमाम अधिकारी को निर्देश दिया जाता है सीएम कार्यालय से कि जो पर्व है उसके दृष्टिगत कहीं पे भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो, इसके दृष्टिगत पूरे जो इंतजाम है उसको स्थापित कर लिया जाए। लगातार कहीं ना कहीं जो पर्व हैं और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया राजीव कृष्ण भी अधिकारियों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड हितग्राहियों को 3 महीने का एकमुश्त चावल देने की घोषणा के बाद जो राशन दुकान है वहां हितग्राहियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जब हमने सेल्समैन से दुकान की बात की तो उनका कहना है कि भीड़ और भगदड़ थोड़ा इसलिए ज्यादा हो रहा है, एक साथ 3 महीने का चावल देना है। वहीं पोस्ट मशीन में एक हितग्राहियों का 8 बार अंगूठा लेना पड़ रहा है और एक हितग्राहियों को देने में लगभग 25 मिनट से आधे घंटे का समय लग रहा है। वो भी सर्वर सही है तो उतना समय लग रहा है और अगर सर्वर में दिक्कत आती है तो और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेल्समैनों के द्वारा सहकारी उचित मूल्य की दुकान में 3 महीने का एकमुश्त राशन में दिन भर में लगभग 25 हितग्राहियों को दिया जा रहा है और बाकी लोग कतार में लगे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो गरियाबंद जिले में कई जगह राशन दुकानों में भगदड़ की स्थितियां आई थी, जिस पर कल यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं दयालदास बघेल, साथ ही खाद्य मंत्री भी हैं, वे जब गरियाबंद जिला मुख्यालय दौरे पर पहुंचे तो पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने एकमुश्त चावल की जो हितग्राहियों के देने की घोषणा है उसे हितग्राहियों को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार भगदड़ दोबारा न हो और सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर चावल मिल पाए, ऐसी व्यवस्थाएं के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जो OTP सिस्टम चल रहा था मोबाइल का, एक जो हितग्राही का 3 से 4-5 बार OTP आता था, उसके चलते काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब पोस्ट मशीन आने के बाद उसको सही रूप से संचालित किया जाएगा और इस प्रकार परेशानी नहीं होगी। वहीं जो हितग्राही हैं उनको संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि 30 जून तक जो चावल बंट रहा है उसके बाद भी 10 से 20 दिन और भी प्रशासन के द्वारा समय दिया जाएगा। हितग्राही हड़बड़ी न करें, सभी पात्र हितग्राहियों को चावल मिल पाएगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो राशन कार्ड धारी हैं, हितग्राही हैं, उनको चावल किस प्रकार और कब तक मिलने में प्रशासन सुचारू रूप से इस योजना को संचालित कर पाती है, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और मैं हूं रामनंदन साहू। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आते जा रहा है त्यों
एक पार्टी प्रत्याशी एक दूसरे पर पलटवार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुर्सी प्रेम के कारण जनता का जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार का इस बार गठबंधन में कोई जगह नहीं रहेगा। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने एक बार और फिर पलटवार किया है। जो एनडीए गठबंधन जो है, भाजपा और जदयू की जो गठबंधन सरकार है एनडीए, वो पेपर लीक में कमाई कर रही है। पेपर लीक में उन्होंने ये पेपर लीक किया है, जबकि तेजस्वी यादव स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, उसमें कहीं भी पेपर लीक का मामला ही सामने नहीं आया। लेकिन इनके सरकार में बराबर इस तरह का मामला आ रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो जैसे ही लोजपा आर के जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने जैसे ही बिहार के 243 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो एनडीए गठबंधन में घमासान मच गया है। आपने अभी देखा होगा, हाल फिलहाल में पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें चिराग पासवान की जो मां है उनको संपत्ति का साझे हिस्सा नहीं देने की बात कही है। इधर एक तरफ फिर जदयू एमएलसी जो हैं उनका भी एक तरफ बयान आ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो बांका में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरजेडी की जो माँ बहन योजना है उसको लेकर के बांका के एक आंगनबाड़ी केंद्र में उस माँ बहन योजना के जो फॉर्म है 2500 रुपया का, वो फॉर्म भराया जा रहा है। तो अभी जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल जारी है बिहार में। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने और समझाने के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग साइबर क्राइम जैसे मामलों में अब ठगी का शिकार ना हो। इसको लेकर जहां सरकार की ओर से कॉलर ट्यून तक जारी की गई है और लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि छोटे लालच या जल्दी मुनाफे के चक्कर में आकर जो है साइबर क्राइम जैसे मामलों में ना फंस जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 87 की एक महिला के साथ हुआ है, जिसमें करीब 40 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी उस महिला के साथ हुई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और ये जानकारी दी जाती है कि आप जो है आपको इन्वेस्ट करने के टिप्स दिए जाएंगे और आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उस एप्लीकेशन में जाकर एक टिप्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने पैसे को कैसे जो है इन्वेस्ट किया जा सके और वहाँ से मोटा मुनाफा कमाया जा सके। इसी को लेकर महिला ने कई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है उस ऐप पर की जिसमें करीब 40 लाख रुपए तक महिला ने इन्वेस्ट किए। लेकिन जब बारी उन पैसों को निकालने की आई तो फिर वहाँ पर पैसे कई दिनों तक लगातार मशक्क़त के बाद पैसे नहीं निकल पाए, जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार करने का काम किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को जो है उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो पता चला कि वो युवक इसी तरह के मामलों को अंजाम देते थे, जिसमें एक मेन जो बंदा था वो महिलाओं को या इस तरह के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और 2 जो लोग थे वो अकाउंट शेयर करने का काम करते थे, यानी कि जो अमाउंट जिस खाते में जाता था वहाँ से उस पैसे को कैश में निकाल कर देने का काम 2 अन्य लोग करते थे। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की ओर से भी लगातार लोगों को जागरूक करने और अपराध को सुलझाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले दिनों दिन सामने आते नज़र आ रहे हैं। सरकार चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार लोगों को साइबर क्राइम जैसे मामलों से बचने, जागरूक करने और इस तरह की ठगी का शिकार ना होने की बातें तो कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी ऐसे मामलों में शिकार बनते जाते हैं, चाहे फिर वो जल्दी पैसे कमाने का लालच हो या फिर इन्वेस्ट करके पैसे दोगुना करने का हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो है लोग समझ पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं, इसी तरह से जो है साइबर क्राइम जैसे मामलों में फंसते नजर आएंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात होगी संभल की बड़ी खबर की। आपको बताएं, संभल से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका करीबी बताकर भाजपा नेत्री ने युवक से 75,000 रुपए ऐंठ लिए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो मामला है ये चंदोसी का बताया जा रहा है और इस मामले में अब जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनको शिकायती पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि जो पीड़ित युवक है वो बागपत जनपद क्षेत्र का रहने वाला है और उसका नाम है सुनील कुमार राणा। सुनील कुमार राणा की माने तो युवक की जो मुलाकात है भाजपा नेत्री से वो 1 वर्ष पूर्व हुई थी और जो भाजपा नेत्री है उन्होंने खुद को जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका पीए बताया था और पार्टी में पद दिलाने के नाम पर युवक से 75,000 रुपए लिए थे। ये ऐसा तहरीर देने वाले युवक का दावा है। आपको बता दें, युवक का कहना है कि वो 1 माह पूर्व चंदोसी आया था और जो भाजपा नेत्री है उनसे पैसे मांगे तो भाजपा नेत्री ने 20,000 रुपए दे दिए। उसके बाद उन्होंने वादा कर दिया था कि आगे पैसे दूंगी, लेकिन भाजपा नेत्री ने पैसे नहीं दिए और युवक को धमकाना शुरू कर दिया। युवक ने आरोप लगाया है कि फोन उठाने तक बंद कर दिए और अब मुझे महिला उत्पीड़न अन्य मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। युवक का दावा है कि वो चंदोसी में एक मंत्री से भी मिला था और उनसे भाजपा नेत्री की शिकायत की थी, लेकिन पार्टी का मामला होने के कारण कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब पीड़ित ने जो चर्चित सीओ हैं संभल से स्थानांतरण होकर चंदोसी पहुंचे हैं, अब उनको प्रार्थना पत्र दिया है और जांच की जा रही है। आपको बताएं, जिस तरह से जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने दावा किया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो दूसरा पक्ष है उससे भी बात की जाएगी और देखा जाएगा कि मामले में कितनी सच्चाई है। अगर इस मामले में सच्चाई पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ही भाजपा नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है उसकी क्या सच्चाई पाई जाती है। ये देखने वाली बात आगे समय बताएगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के द्वारा संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के लुटियन जोन में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसे बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाए हैं, जहां पर संविधान हत्या दिवस का जो कार्यक्रम है वो मनाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं तीखा निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में बीजेपी का इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस की तरफ से आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली है और उसके साथ ही जो है वो बीजेपी इस यात्रा से जो है वो घबरा गई है, इसलिए जो इमरजेंसी की बात है वो बीजेपी अब करते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है। और उनका कहना है कि संसद, चुनाव आयोग और अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया और न्याय व्यवस्था को लेकर भी जो है खड़गे ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही खड़गे ने कहा है कि जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपातकाल की बात कर रहे हैं, वो बात जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खुद इस पर जो है वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं। वहीं खड़गे ने मौजूदा सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि अभी जो है वो अघोषित आपातकाल पिछले 11 साल से चल रही है। तो यानी कुल मिला के अब देश की राजनीति में एक बार फिर से जो 25 जून साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको लेकर एक बार फिर से देश में राजनीति देखने को मिल रही है। और बीजेपी जो है इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इसको जो है वो पूरे हाथों लेती हुई दिखाई दे रही है और पूरा जो फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में पूरे देश में जो ये संविधान हत्या दिवस है, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा
द्वारा अगले 1 साल तक लगातार देश भर में चलाया जाएगा। यानी कुल मिला के अब एक बार फिर से देश में साल 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस पर जमकर राजनीति देखने को मिल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस फिर से एक साथ आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग। राजधानी देहरादून से बात करेंगे उत्तराखंड की यातायात समस्या, क्योंकि लगातार देखा जाता था कि उत्तराखंड के अंदर यातायात की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और वहीं राजधानी देहरादून के अंदर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति लगातार बनी हुई रहती है। लेकिन ये जाम की स्थिति सिर्फ इस कारण से बनती थी क्योंकि जो वाहन चालक हैं वो कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर देते, पार्किंग की कमी के कारण कहीं ना कहीं ये जाम की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर जिलाधिकारी सविन बंसल की जो पहल है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया था और ऐसी कई जगह चिन्हित की गई थी जहां पर पार्किंग बनाई जानी थी और जिनमें पार्किंग बनकर तैयार भी हो चुकी है। यदि मैं बात करूं राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल की, वहां पर पार्किंग बनाई गई है। इसके साथ ही तिब्बती मार्केट पर पार्किंग बनाई गई है और इसके साथ ही परेड ग्राउंड में भी एक ऐसी ऑटोमेटेड पार्किंग बनाई गई है और जिसकी शुरुआत अब जल्द ही होने वाली है, यानी कि जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिएगा कि इन पार्किंगों से कहीं ना कहीं जाम से तो निजात मिलेगी ही, लेकिन आम जनता को भी इससे काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पार्क हो पाएंगी और जो डॉक्टर्स हैं उनकी गाड़ियां कहीं ना कहीं कोरोनेशन अस्पताल में पार्क हो पाएंगी, यानी कि उनको अब सड़कों पर अपनी गाड़ियां नहीं लगानी पड़ेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं आम जन को भी कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं या नर्सें हैं उनको भी इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पार्किंग है यदि ये सफल होती हैं तो इसके बाद इसी मॉडल पर कहीं ना कहीं अन्य पार्किंगें भी बनाई जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जाम लोगों को झेलना पड़ता है उससे निजात मिल पाएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र सप्ल्याल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के। सड़क हादसों की अगर तादाद की बात करें तो पिछले कई महीनों के अंदर जो सड़क हादसे हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो बताते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क हादसे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बीते दिन की घटनाओं को अगर देखें तो हल्द्वानी जैसे शहर, देहरादून राजधानी और तमाम ऐसे इलाके हैं उत्तराखंड के अंदर जहां पर सड़क हादसे देखने को मिले। देहरादून के अंदर जो ONGC चौक के पास जो घटना हुई थी वो पूरे कहें कि पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा का विषय बना रहा। उसके बाद से लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आई, लेकिन बढ़ती घटनाओं का कारण अभी भी नहीं पता चल पा रहा है। देर रात तक जो क्लब देहरादून के अंदर खुल रहे हैं उसकी लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत करते हैं पुलिस प्रशासन को, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई उन क्लब के ऊपर नहीं देखने को मिलती। तेज रफ्तार नशा अब बच्चों के जीवन का एक हिस्सा बन गया, जिसको लेकर के घटनाएं सड़क पर देखने को मिल रही है। और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनका मानना ये है कि वो रात को सघन चेकिंग कर करके कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं या इस तरीके की जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल है जहाँ पे पर्यटन के लिए लोग आते हैं, लेकिन बात करें जो आने वाले पर्यटकों के साथ घटनाएं देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के अंदर आने वाले हरियाणा या तमाम अन्य स्टेट से आने वाले जो श्रद्धालु कहें या पर्यटक कहें जो उत्तराखंड के अंदर आते हैं, उनके भी कई तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें कई कार होटर बजाती नजर आई, कई कारों में से तमंचा लहराया गया, कई कारों में से महिलाओं के साथ अश्लील इशारे किए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से पुलिस इन सभी जो पहलू हैं, जो घटनाएं हो रही हैं और जो इस तरीके के
मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करेगी, उनके ऊपर नकेल कैसे कसेगी और पूरी तरीके से इन सब घटनाओं को किस तरीके से रोका जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के देहरादून से संचित शर्मा। राजधानी लखनऊ के शुभांशु शुक्ला एक हफ्ते के लिए अंतरिक्ष की उड़ान भर चुके हैं और गर्व की बात यह है कि वो राजधानी लखनऊ से हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की पढ़ाई की है उन्होंने और अंतरिक्ष में उनके साथ 3 एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं जो अब अंतरिक्ष से हिंदुस्तान को अंतरिक्ष से फ़ोटोज़ अवेलेबल कराएंगे, वहाँ पर खोज करेंगे और नई उपलब्धियाँ भारत के नाम अंकित करेंगे। बड़ी बात यह है कि शुभांशु शुक्ला पढ़ने में बेहद मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने अपना मैसेज भी भारत के नाम दिया और कहा जय हिंद। इसके साथ आज उन्होंने उनके साथ साथ 3 एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी है अंतरिक्ष के लिए। ये 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में रहेंगे और अंतरिक्ष में किस तरीके की गतिविधियां हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्या भौगोलिक स्थिति है, इन तमाम चीज़ों की जायज़ा भारत को देते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन तीनों एस्ट्रोनॉट को बधाई दी है और कहा है कि ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो वो राजधानी लखनऊ के मेधावी छात्रों में रहे हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई करी है और आज CMS के भी छात्रों ने उनको बेस्ट ऑफ लक कह करके विदाई दी। सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुके हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ 2 एस्ट्रोनॉट और हैं। जापान के पास से इस एस्ट्रोनॉट को सीधे हवाई यात्रा पर भेजा गया है, अंतरिक्ष की यात्रा पर। बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ के नाम एक गर्व का मेडल और जुड़ा है। एक गर्व की बात यह है कि शुभांशु शुक्ला राजधानी लखनऊ के निवासी हैं और अब अंतरिक्ष से वो सीधे भौगोलिक स्थिति से रूबरू कराएंगे भारत को और भारत का परचम अंतरिक्ष में लहराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभांशु शुक्ला के साथ साथ 2 और एस्ट्रोनॉट को बधाई दी और कहा कि ये बेहद गर्व है, हमें गर्व है कि हिंदुस्तान में यूपी के राजधानी लखनऊ से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के एस्ट्रोनॉट में प्रतिभाग कर रहे हैं और वो बेहद मेधावी छात्र हैं। हम सभी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ।